हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छे होंगे आप सब। आज हम क्लास 9th का एसएसटी स्टार्ट करेंगे, जो कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है। सिविक्स में, एसएसटी में भी सिविक्स पढ़ेंगे हम। तो क्लास 9th का एसएसटी लेक्चर विद इन एसएसटी के अंदर भी हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिविक्स। अब सिविक्स में क्या पढ़ते हैं, थोड़ी सी ये बात कर ली जाए तो सिविक्स में हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे और हमारा देश चलता कैसे है, फंक्शन कैसे करते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जिसको रूल और लॉ कहा जाए, हमारे देश को फॉलो करते हैं, चलाते हैं, है ना। तो सिविक्स में चैप्टर 1 है हमारा आज, पार्ट ए। चैप्टर 1 का पार्ट ए है, क्लास 9th एसएसटी का ये चैप्टर है। चैप्टर का नेम है हमारा व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, दो क्वेश्चन हमारे पास में है। इस क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो आपने कई बार सोचा होगा कि हिस्ट्री भी पढ़ी है, तो आज से कई सालों पहले राजा महाराजा होते थे। आज ऐसा नहीं है। आज हमारे पास में प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है और सीएम है, बाकी गवर्नमेंट है जो भी उसमें पोस्ट है। तो ऐसा कैसे चेंज आया है और ऐसा चेंज क्यों आया, और आज जो गवर्नमेंट है वो पहले की गवर्नमेंट से किस तरीके से अलग है, और हमारे लिए कौन सा बेनिफिट है, कौन सा नहीं है, इसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। तो अभी जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। मैं हिंदी का इसका वर्ड है लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पर लोग डिसाइड करें, पीपल डिसाइड करें कि किसके पास में पावर होनी चाहिए, कब तक होनी चाहिए और क्या क्या काम करे गवर्नमेंट। मतलब जिसके पास में भी पावर है वो लोगों की बात सुने और लोगों के लिए काम करे, ऐसा सिस्टम को डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो ये मैंने सिंपल डेफिनेशन आपको बता दी है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। अब हम इसको डिटेल में अगर पढ़ें कि डेमोक्रेसी का मतलब है क्या, तो सिंपल वे में आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि जो डेमोक्रेसी है वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सिंपल, अगर आपको समझना है कि डेमोक्रेसी है क्या, तो डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का फॉर्म है। हमें देश चलाना था, उसके लिए हमें सरकार बनाई। सरकार का मतलब हमने एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, कुछ लोगों को कंबाइन कर लिया, कुछ लोगों को कुछ जिम्मेदारी दे दी कि आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे, आप एमपी बनोगे, इस तरीके से सीएम बनोगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो सिस्टम है, डिसाइड कौन करेगा कि गवर्नमेंट किसकी रहेगी नहीं रहेगी, ये लोग डिसाइड करेंगे। पीपल विल डिसाइड हु मेक द गवर्नमेंट। समझ में आया? तो एक गवर्नमेंट का सिस्टम है और फॉर्म है डेमोक्रेसी, जहां पर पावर किसके हाथ में है, अल्टीमेट पावर जनता के हाथ में है। अभी किताबी बातें हैं, तो ये तो किताबी बातें हमें करनी है। पहले समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी का मतलब एक गवर्नमेंट का फॉर्म है जहां पर लोग डिसाइड करते हैं कि पावर किसके हाथ में रहे, अथॉरिटी किसके हाथ में रहे और कब उसको चेंज करना है, इस तरीके से। ठीक है। अभी एनसीईआरटी का ये आपकी बुक में पेज नंबर 3 पर एक कार्टून बनाया गया है, एक इराक में इलेक्शन का कार्टून है। तो ये आर्मी आप देख रहे होगे, आर्मी के लोग डेमोक्रेसी के पोस्टर को लगा रही है वहां पे जबरदस्ती। एक तरीके से ये बताया गया है कि आर्मी फोर्सफुली यहाँ पर डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रही है। तो क्या ये डेमोक्रेटिक है या नहीं है, हम इसका आंसर आगे जानेंगे। सबसे पहले तो डेमोक्रेसी हमने समझ ली कि डेमोक्रेसी का मतलब सिंपल है, एक देश को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट होती है उसका एक फॉर्म है डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोग इलेक्शन के थ्रू सरकार बनाते हैं। सिंपल तरीके से अगर आपको समझाया जाए। अब डिटेल में हम इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या होते हैं, हम कैसे पहचानें कि डेमोक्रेसी में क्या सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन हो जाने से डेमोक्रेसी हो जाती है क्या। तो हमें ये देखना है कि पहला और कई सारे जो भी फीचर है, मेन एसेंशियल फीचर जो है डेमोक्रेसी के, वो पढ़ेंगे, वो समझने भी पढ़ेंगे। सबसे पहला फीचर है कि मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर। जितने भी बड़े बड़े डिसीजन होंगे वो इलेक्टेड लोग ही लेंगे, कोई राजा महाराजा नहीं लेने वाला है। ये पहचान है हमारी डेमोक्रेसी की, ये डेमोक्रेसी की पहचान होती है। समझ में आ गया बात?
पहला फीचर क्या है कि जितने भी बड़े बड़े डिसीजन होंगे, बड़े बड़े डिसीजन का मतलब है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना है या नहीं हटाना, तो कौन डिसाइड करेगा? जिनको जनता ने चूज किया, इलेक्टेड पर्सन। फिर अयोध्या में राम मंदिर बनाया ना बनाए, कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। रूल्स रेगुलेशन, ट्रैफिक के लिए रूल्स रेगुलेशन हो या कोई और रूल्स रेगुलेशन हो, सारे के सारे इलेक्टेड पर्सन ही डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई राजा हो पुराना और वो आज उठकर आए और वो बोले कि नहीं मेरा मन ये है और ऐसा होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक कि वो लोग ना चाहें। सिंपल। पहला डिसीजन, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि पहला फीचर यही है, सारे के सारे बड़े डिसीजन इलेक्टेड लोग ही लें, कोई नॉन इलेक्टेड पर्सन इसमें हस्तक्षेप ना करे। दूसरा फीचर्स जो डेमोक्रेसी का है, किसी भी देश को डेमोक्रेटिक बनाता है वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। फ्री और फेयर, फ्री का मतलब ये है कि हर कोई इंसान उसमें पार्टिसिपेट करे, किसी से भी पैसे नहीं लिए जाएंगे फालतू के। अगर आप एक एलिजिबल पर्सन हो कैंडिडेट बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, तो आप चुनाव लड़ सकते हो। कंपटीशन का मतलब है कोई भी पार्टी यहाँ पर आए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और साइकिल हो, आम आदमी पार्टी हो, सब लोग अपने अपने कैंडिडेट को चुनाव में उतार सकते हैं। तो फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। साथ ही साथ अब ये नहीं चलेगा कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है मान लीजिए, तो बीजेपी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती है अपने गवर्नमेंट की पावर को मिसयूज करके आने वाले चुनाव को जीतने की कोशिश करे, तो ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, कोई भी पार्टी हो, सभी को इक्वल राइट है, अधिकार है, और जो नहीं है इस पार्टी में वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। और ये जो चुनाव कराएंगे, जो इलेक्शंस होंगे, उसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी देखने के लिए होनी चाहिए, ना तो वो बीजेपी की होगी ना ही कांग्रेस की होगी, उसे बोलेंगे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया में सारे के सारे चुनाव जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं वो कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, और ये किसी भी पार्टी को फेवर नहीं करेगी, इसलिए हमारी सरकार डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। दूसरा फीचर याद रहा, पहला फीचर था सारे के सारे डिसीजन इलेक्टेड पर्सन लेंगे। दूसरा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। थर्ड इज 1 पर्सन 1 वोट। 1 पर्सन 1 वोट का मतलब क्या है? सिंपल मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति के वोट का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। ना तो धर्म के आधार पर डिसाइड होगी आपके वोट की वैल्यू, ना ही आपके पैसे के ऊपर कि एक रिच व्यक्ति ने वोट दिया तो उसकी 10 काउंट होगा और पुअर इंसान जो वोट देगा उसका काउंटिंग 1 होगा। ऐसा नहीं चलेगा। ना जेंडर के बेस पे से डिस्क्रिमिनेशन होगा, मेल फीमेल के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला है। तो थर्ड फीचर है सभी जो चुनाव में वोट डालने वाले लोग हैं, एलिजिबल लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ पे क्या कंडीशन है, 18 साल से प्लस होना चाहिए और आप भारत के नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन है, तो 18 प्लस वाला हर व्यक्ति का वोट एक होगा। सिंपल काउंटिंग की जाएगी कि कितने वोट मिले हैं और जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, है ना। सऊदी अरबिया में विमेन को, औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था 2005 तक, 2015 तक। इस तरीके से कई देशों में होता है। तो डेमोक्रेसी मस्ट बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री और फेयर इलेक्शन का समझ में आ गया। लेवल प्लेइंग फील्ड, ओपन कंपटीशन रहेगा, कोई भी पार्टी हो, चाहे रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी को भी फेवर नहीं करेगा। जो फाइट होगी, कंपटीशन जो होगा, इलेक्शन होगा, वो लेवल प्लेइंग फील्ड पर रहे और किसी का फेवर ना किया जाए, इस तरीके से। थर्ड फीचर का समझ में आ गया। फोर्थ जो फीचर है डेमोक्रेसी का, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अगर जिस देश में कानून की बात नहीं है, कानून को फॉलो नहीं कर रहा है, किसी इंसान ने बोल दिया कि इसको मार दो जाके, इसको फांसी दे दो, इस तरीके से, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी। डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है रूल ऑफ लॉ हो। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? कानून की नज़रों में सब बराबर हैं। समझ में आया? चाहे तुम आप प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, कुछ कंडीशन अलग है, वो आगे अभी नहीं पढ़ना है आपको, आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब यही है, अगर आपने कोई काम किया है, गलत काम किया, क्राइम किया, तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमएलए हो या फिर कोई और हो, आम आदमी हो,
आपको सजा बराबर मिलेगी, कोई अलग नहीं होने वाला है। तो रूल ऑफ लॉ, साथ ही साथ में कानून की चलेगी, पार्टी की नहीं चलेगी, ना ही किसी अपोजिशन पार्टी की, ना प्रधानमंत्री की। रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, राइट्स का मतलब क्या है, लोगों के जो अधिकार हैं वो हनन नहीं करेंगे, कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मान लीजिए कि कोई कांग्रेस का था, बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद वो बोल ही नहीं सकता, प्रोटेस्ट ही नहीं कर पा रहे। एक्चुअल में क्या होता है हम वो बाद में बात करेंगे, लेकिन बुक्स में जो लिखा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स होना चाहिए। कोई भी इंसान कभी भी हड़ताल पे जा सकता है, मतलब प्रोटेस्ट कर सकता है, रैली निकाल सकते हैं, अपोजिशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने कोई गलत काम किया है तो उसका विद्रोह भी कर सकते हैं। सिंपल है। तो ये डेफिनेशन सबसे पहले हमने क्या आज पढ़ लिया है पार्ट ए में, डेमोक्रेसी होती क्या है। तो ये डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंपल लिख देना है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब फीचर क्या होते हैं, पहला फीचर है कि जो डिसीजन है, जो मेजर डिसीजन है वो इलेक्टेड पर्सन ही ले, कोई और ना ले। जो चुनाव मतलब जो जीत कर आए हैं लोग, जिनको जनता ने चूज किया, वो लोग डिसीजन लेंगे। दूसरा फीचर क्या था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ही पार्टी लड़ेगी, अब आने वाले सालों में कांग्रेस की पार्टी खत्म कर दो, कोई और पार्टी नहीं हो सकती है। तो आपको अगर चूज भी करना है, 3 लोग ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसा चाइना में होता है, बीजेपी ए, बीजेपी बी, बीजेपी 3, उन्हीं में से आपको चूज करना पड़ेगा किसको प्रधानमंत्री बनाओगे। तो ये डेमोक्रेटिक नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, 1 पर्सन 1 वोट। 1 पर्सन 1 वोट का मतलब वही है कि हर व्यक्ति जो वोट डाल रहा है उन सबकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, जात पात धर्म के बेस पे, पैसों के बेस पे उन पे बदलाव डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं किया जा सकता है। एक और फीचर्स हैं यहाँ पर, जो रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ठीक है। जो नैतिक अधिकार आपको मिले हैं और कानून ने सभी को बराबर बराबर इक्वल राइट्स दिए हैं। कानून की चलेगी, किसी ना पार्टी की चलेगी ना किसी और की चलेगी। समझ में आया, जो कानून में लिखा है वही माना जाएगा। सरकारें बदलने से, पार्टी बदलने से देश में कानून व्यवस्था नहीं बदलेगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग देश चलेगा। हाँ, पॉलिसी स्कीम्स गवर्नमेंट लाएगी, वो काम करेगी, वो अलग बात है, कानून नहीं बदलेगा। और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बिल्कुल भी, कि जिसने वोट दिया था बीजेपी को वही उनके काम चलेंगे, जिसने वोट नहीं दिया था उसका काम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। तो किताबों में तो ऐसा लिखा है, हम उसकी बात करेंगे, जो होता है एक्चुअल वो हम बात बाद में कर सकते हैं। तो ये 4 फीचर्स हमने देख लिए, गवर्नमेंट क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, ये भी देख लिया। अब सेकंड पार्ट हम में देखने वाले हैं कि डेमोक्रेसी की में ज़रूरत क्यों है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। टेक केयर, बाय बाय।